आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो कोई लीगल फ्रेमवर्क बनाने की क्यों जरूरत है? आज आप देखिए, नारदा शारदा में जो पैसा डूबा है लोगों का, या फिर इवन सहारा में भी पैसा लोगों का डूब गया, उसका कारण क्या था? जो भी इस तरह के पोंजी स्कीम्स थे या मनी रोटेशन वाले स्कीम्स थे, उसमें लोगों का पैसा डूबने का मेन वजह यही था कि कोई लीगल फ्रेमवर्क या स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे पैसा डूबा है। तो लीगल फ्रेमवर्क की किस लिए जरूरत है? इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, और कोई भी मल प्रैक्टिसेस ना करें, मतलब कोई भी जो है वो गलत काम ना कर पाए, उन सारी चीजों के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी है। और मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट स्टेबिलिटी इन द सेंस कि मतलब शेयर बाजार का ऊपर नीचे होना, वो मार्केट स्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि बाजार में जो लोगों का पैसा लगना है, निकलना है, वो सारा चीज जो है वो स्टेबल रहे, उसके लिए ये जरूरी है। कोई मैनिपुलेट करके जो है मार्केट को ऊपर नीचे कर दे, ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूरी है। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में म्यूचुअल फंड के लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है, कौन इसको रेगुलेट करता है और किस तरह से रेगुलेट करता है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं। और उसके नीचे आता है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एमफी एक एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और सेबी जो है वो हमारे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। और उसके बाद से बैंकिंग चैनल को रेगुलेट करता है आरबीआई। और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सेबी हो, एमफी हो, आरबीआई हो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आती हैं। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेबी का रोल क्या होता है। सेबी का रोल होता है म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, और ऐसे नियम और कानून और गाइडलाइंस देना जिससे कि जो इसके मैंने स्टेक होल्डर हैं, लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे इंटरमीडियरीज हो, सभी का हक की रक्षा किया जा सके, उसके लिए रूल्स और गाइडलाइन डिसाइड करना। और एएमसीज को अप्रूव करना, मतलब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर इंडिया में शुरू करने जा रहा है तो उसको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। नॉट ओनली स्टार्टिंग ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बल्कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी स्कीम लेकर के आ रही है, उसको भी सेबी की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है। अब उसके बाद से म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको समझने की जरूरत है। कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हम लोग इंडिया में देखते हैं, वो शुरू करने के लिए स्पॉन्सर्स आते हैं। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं? जो इनिशियल पैसा लगाना होता है ना किसी भी म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो स्पॉन्सर अपना पैसा लगाते हैं और उसके बाद से वो ट्रस्टीज बनाते हैं। ट्रस्टी कौन होते हैं? जो ट्रस्ट के हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। अब ये ट्रस्ट क्या होता है? जो भी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो मतलब जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक ट्रस्ट है। ठीक है। ट्रस्ट के तौर पर जो ट्रस्ट होता है उसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होता है, लेकिन ट्रस्टी का टैक्स लायबिलिटी होता है। तो जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, हम म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं। मतलब हमारा पैसा चूंकि वहां पे लगा हुआ है, तो हमारा जितना पैसा लगा हुआ है उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसका प्रोपोर्शनेट हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस ट्रस्ट में, उसका बेनिफिशियरी हम हुए। यानी कि अल्टीमेट मालिकाना जो है ट्रस्ट का, वो जो इन्वेस्टर्स हैं अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से उनका मालिकाना रहता है। अब ट्रस्टी जो है वो कौन होते हैं? वो एक तरह से गार्जियन होते हैं जो इसकी देख रेख के लिए बनाए जाते हैं।
जो स्पॉन्सर है वो ट्रस्टी को नियुक्त करता है, और इसमें 2/3 ऑफ जो माने ट्रस्टी हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्पॉन्सर है वही ट्रस्टी बन गया, ठीक है, बाहर के लोग को ट्रस्टी बनाना पड़ता है। और ट्रस्टी बनने के बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाना पड़ता है जो कि एसेट को मैनेज करेगी। अब यहां पर हम लोग ये चीज समझेंगे कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इंप्लॉई है, जैसे कोई फंड मैनेजर है या जो डायरेक्टर है, जो सीईओ है, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो स्पॉन्सर है वही सीईओ है, वही ट्रस्टी भी है और वही कस्टोडियन भी है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। हम कोई भी मैनिपुलेट कर सकते हैं माने चीजों को, इसीलिए सेबी ने ये क्लियर कट गाइडेंस रखा है कि भाई ट्रस्टी जो है वो अलग होगा। और ट्रस्टी के लिए या तो आप इंडिविजुअल ट्रस्टी बनाइए, एक म्यूचुअल फंड में कम से कम मिनिमम 4 ट्रस्टी का होना जरूरी है, ठीक है। या तो 4 ट्रस्टी होने चाहिए, या फिर कोई एक कंपनी है जो ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है, उसमें 4 डायरेक्टर होना चाहिए, और वो चारों डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये सारा चीज जो है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद से कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी हम लोग जो माने म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, उसमें जो सिक्योरिटीज बाइंग होती है या सिक्योरिटी सेल होती है, तो वो सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ता है किसी डीमैट अकाउंट में। तो वो सिक्योरिटीज को मैंने टैकल करने का अधिकार जो है वो ट्रस्टी को रहता है, वो उसको हैंडल करता है। मतलब देखो, मैनेज करने वाला कोई और है, और चीजों को रखने वाला गोडाउन जो है वो कस्टोडियन के पास में है, ठीक है। कस्टोडियन मतलब क्या हुआ? गोडाउन, वेयर हाउस जिसका है, कि उसके गोडाउन में सामान रखा जाएगा। मतलब सामान का मालिकाना जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में नहीं है। देखिए किस तरह का ट्रांसपेरेंसी है। अब स्पॉन्सर का रोल क्या होता है वो समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करता है, इनिशियल कैपिटल वो लगाता है, ठीक है, और वो ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं, ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जिस तरह से कोई कंपनी फॉर्मेशन होती है ना, उसी तरह से ट्रस्ट फॉर्मेशन होता है। एक डीड बनता है और उसके बेसिस पर एक वर्चुअल एंटिटी तैयार होता है, ट्रस्ट उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद से एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाया जाता है जो कि ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है उसको वो मैनेज करेगी, ठीक है। अब ट्रस्टीज का रोल क्या है? ट्रस्टीज का रोल है कि वो इन्वेस्टर्स के हकों की रक्षा करें, ठीक है, एएमसी की देखरेख करें। अब देखिए जो सेबी है उसने कायदा और कानून बना दिया कि भाई आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी देखरेख करने के लिए एएमसी लेवल पर उसको कौन देखरेख करेगा? एक तो है कि जैसे मान लीजिए कि हम सेबी और एमफी को इस तरह से समझते हैं कि सेबी हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमपी हो गया राज्य की सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद से आता है कि जो राज्य है उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स है, माने अलग अलग जिला है। तो अलग अलग जिला मतलब कि उनका इंडिविजुअल प्रशासन है अपना। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ट्रस्टीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी मतलब हो रहा है, मतलब हमारे एएमसी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी निगरानी की जिम्मेदारी ट्रस्टीज की होती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में है सेबी जो कि सबके हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, इन्वेस्टर्स और जो भी स्टेक्स होल्डर हैं उनकी, और वो कुछ गलत ना करें उसके लिए बनाया गया है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एमफी, वो इसलिए बनाया गया है कि सेबी जो कुछ भी बोल रहा है उसको हमारे जो एएमसी पार्टनर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद से एएमसी के अंदर ट्रस्टीज की जिम्मेदारी है कि एमफी या फिर सेबी के तरफ से जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसका फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कंप्लायंस के जितने भी इश्यूज हैं उसको मैंने मीटअप करना, ये सारा जिम्मेदारी जो है
वो ट्रस्टी का होता है। एएमसी का रोल क्या होता है? एएमसी का रोल होता है कि फंड्स को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, डे टू डे ऑपरेशंस को टैकल करना, ये काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का होता है। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बाद बनने के बाद से क्या होता है कि उसमें फंड मैनेजर की नियुक्ति होती है, और फंड मैनेजर जब आता है तो वो पैसे को मैनेज करता है। कस्टोडियन का क्या रोल है? आपको मैं रोल्स के विषय में तो थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूं, लेकिन कस्टोडियन बनने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, किन बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, आपका ट्रस्टी बनने के लिए किन बातों को ध्यान देने की जरूरत है, ये सारा चीज डिटेल्स में जब आप स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ट्रस्ट का माने जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है उसका अगर ट्रस्टी बनता है तो उसका पिछले मैंने पास्ट लाइफ में कभी भी कोई फिनेंशियल इशू से रिलेटेड या किसी भी तरह का उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में उसका ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से जो लोग स्पॉन्सर होते हैं उनका भी मैंने रिकॉर्ड देखा जाता है कि पिछले 5 सालों में उनकी जो मैंने बिजनेसेस हैं उसमें उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, उनका कम से कम 10 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तब उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। तो ये सारा चीज देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि कोई बैंकरप्ट इंसान है या बैंकरप्ट कंपनी है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने आती है तो उसका इंटेंशन ही गलत होगा, वो पैसा लूटने के पर्सपेक्टिव से बना सकती है। तो ये सारा ड्यू डिलिजेंस पहले क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के उनको जो है स्पॉन्सरशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सेम गोज विथ ट्रस्टी कि अगर आप कहीं पे ट्रस्टी बन रहे हैं तो आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड सही होना चाहिए और आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आपको ट्रस्टी बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कस्टोडियन का रोल क्या है कि वो सिक्योरिटीज को सेफली होल्ड करता है और हैंडल्स सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग, मैंने जो सिक्योरिटीज सेल कर दी गई उसको मैंने निकालना है, डेबिट करना है, और जो सिक्योरिटीज परचेज होकर के आई उसको इन करना है। और इसके अलावा टाइम टू टाइम उसमें स्प्लिट होता है, डिविडेंड्स आते हैं, ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उसका भी रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो आपको कस्टोडियन को रखना पड़ता है। अब देखिए कि एएमसी का जो ऑडिटर होता है और जो स्कीम का ऑडिटर होता है, स्कीम को कौन मैनेज करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और एएमसी का भी ऑडिटर होता है और स्कीम्स का भी ऑडिटर होता है। तो स्कीम्स का ऑडिटर अलग होता है और एएमसी का ऑडिटर अलग होता है। एएमसी का ऑडिटर जो होगा वो एएमसी खुद रिक्रूट कर सकती है, लेकिन जो एएमसी स्कीम्स मैनेज करती है उसका ऑडिटर नियुक्त करने की जिम्मेदारी जो है वो ट्रस्टीज की होती है। ठीक है, एमफी का क्या रोल है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो इंटरमीडिएरी के तौर पर म्यूचुअल फंड के मार्केट में काम करना चाह रहा है उसके लिए जो एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, एआरएन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन कराने का जिम्मेदारी जो है वो एमफी का है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। और जो एआरएन होल्डर हैं, जैसे हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की काम कर रही है, तो हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसाइड भी एमफी करती है और इसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये इसकी निगरानी वॉचडॉग के तौर पर एमफी का रोल है। और ये फ्रेमवर्क जो है वो सेबी ने बना करके रखा है, उस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं वो एमफी देखेगी। और इसके अलावा इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जो है वो ठीक तरह से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। एएमसी जो है, जो स्कीम में बताया गया है कि आप इसकी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम अपडेट मिल रहा है कि नहीं, सारा चीज़ जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो मैंने प्रैक्टिस में किए जा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ की निगरानी रखने का काम जो है वो एमफी का होता है। केवाईसी नॉर्म्स, ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका पैन मैंडेटरी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना माने केवाईसी का होना जरूरी है, एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। फाटका मतलब
फॉरेन अकाउंट टैक्सेशन कंप्लायंस एक्ट के तहत कुछ फाटका के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप रेसिडेंट माने इंडियन हैं कि नहीं है, आप कभी विदेश गए हैं कि नहीं, आपका विदेश का कोई इनकम है कि नहीं, ये सारा डिक्लेरेशन जो है वो फाटका डिक्लेरेशन के अंदर में आता है। तो ये भी इन्वेस्टर्स को देना होता है। ठीक है। डिस्क्लोजर नॉर्म्स मतलब इन्वेस्टर्स का जो भी मतलब डिस्क्लोजर है वो ठीक ठाक दिया गया है कि नहीं, फिर उसके बाद से नैब की ट्रांसपेरेंसी ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब जो नेट एसेट वैल्यू एएमसी डिक्लेयर करती हैं उसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा करके दिखा दिए और एनएवी को गिरा दिए, एनएवी में से मतलब जो है पैसा एडजस्ट करने के लिए मैनिपुलेशन करके एनएवी को डिक्लेयर किए। तो ये प्रैक्टिसेस हो सकती है, इस चीज़ की निगरानी करने का काम भी एमफी का होता है। ठीक है। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, मतलब आप देखेंगे कि हर एक एएमसी जो है वो अपना एक फैक्ट शीट रिलीज करती है। उस फैक्ट शीट में आप देखेंगे कि किस किस जगह पे किस किस स्कीम का कौन कौन सा पैसा कहाँ पे किस प्रोपोर्शन में लगाया गया है वो डिस्क्लोज किया हुआ रहता है, उसका परफॉर्मेंस दिया हुआ रहता है, उसका एयूएम दिया रहता है, उसका एनएवी दिया हुआ रहता है, उसके फंड मैनेजर कौन है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर में देना पड़ता है। उसके बाद से अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई ग्रीवियंस दिया है कि हमको ये चीज़ जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ है, या कुछ मिस सेलिंग या मिसगाइड किया गया है, तो ये ग्रीवियंसेस को रिड्रेसल करने की जिम्मेदारी भी जो है वो एएमसी की होती है, ट्रस्टी की होती है। और ट्रस्टी अगर नहीं करता है तो एमपी उसके ऊपर दबाव डाल सकता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑडिट करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑडिट वगैरह कोई कंपनी एएमसी जो है वो कर रही है कि नहीं, इस चीज़ का निगरानी भी एमपी रखता है। तो ऑडिटर्स रिक्रूट करने का, जैसा कि मैंने बताया कि एएमसी का रेगुलेट माने जो ऑडिटर होगा और स्कीम्स का जो ऑडिटर होगा वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद से रिस्क मैनेजमेंट की जो भी मार्केट का रिस्क है उसको सही तरह से मैनेज किया जा रहा है कि नहीं, मैंने ये देखने की जरूरत है कि वहाँ पे सेबी का ये भी गाइडलाइन होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में कितना एक्सपोजर ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप अपने खुद की जो कंपनी है उसमें आपने एक्सपोजर ज़्यादा ले रखा है तो उसमें रिस्क हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की निगरानी की जाती है और इसको देखने का जिम्मेदारी जो कंप्लायंस ऑफिसर है एएमसी के अंदर उनकी होती है, और उसके ऊपर ट्रस्टी की होती है, और ट्रस्टी के ऊपर जो है पूरे इंडस्ट्री की दायित्व जो है वो एसआरओ की होती है, यानी कि एमफी की होती है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन अगर है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई होता है, और जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो ही इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? म्यूचुअल फंड्स भारत में कौन रेगुलेट करता है? सेबी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए रेगुलेशन की जो बात है ना, मैंने आपको ट्रस्टी का बोर्ड भी बताया, एएमसी भी बताया, एमपी भी बताया, लेकिन रेगुलेशन का काम जो है वो सेबी ही करती है। ठीक है। ये बाकी लोग जो है सेबी जो गाइडलाइन देती है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए एमपी है, उसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, और उसके बाद से एसेट मैनेजमेंट का कंप्लायंस ऑफिसर है। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हाँ, मतलब अभी तक जो भी मतलब ये होता था म्यूचुअल फंड्स में वो डिलीवरी बेसिस पर ही होता था। मतलब वो इंट्राडे में, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, आप लोग जानते होंगे कि इंट्राडे में क्या होता है कि हमने दिन का दिन में खरीदा और दिन का दिन में बेच दिया, डिलीवरी नहीं लिया, मैंने उसको हम अपने डीमैट अकाउंट में नहीं लिए। तो ऐसा म्यूचुअल फंड्स नहीं कर सकता है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकता है।
what minimum percentage of mutual funds scheme corpus must be invested in equity and equity related instruments in case of equity linked schemes? ELSS schemes जो होता है जिसमें कि टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 80C, उसमें कितना परसेंटेज इक्विटी का होना जरूरी है? इसमें जवाब है 80%। 80% पैसा जो है आपका इक्विटी में लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप ELSS स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारा क्वेश्चंस आपके इसमें आएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेबी हैज परमिटेड celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing awareness of mutual funds। ये सही स्टेटमेंट है कि सेबी ने परमिशन दिया है सेलिब्रिटीज को कि वो म्यूचुअल फंड्स को इंडोर्स कर सकते हैं। सेबी है, तभी तो आप देखते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर का भी एड आता है, धोनी का भी एड आता है, बहुत सारे लोगों का एड आता है जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है। SEBI has permitted celebrity endorsement for promotion of individual mutual fund schemes। नहीं, ये सही नहीं है। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के विषय में कोई नहीं बोलता है कि आप जो है वो बैंकिंग फंड में लगाइए, आप जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगाइए, आप जो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ का इस स्कीम में लगाइए। ये प्रचार वो लोग नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है ये बोल सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी कैन इंडोर्स ओनली NFOs, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। NFO का प्रचार करने का मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड्स के पर्टिकुलर स्कीम्स का प्रचार करना, ठीक है, वैसा नहीं कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज कैन इंडोर्स ओनली ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स, ये भी सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स फोलियो। 3 नॉमिनी हम नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा और आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि हमने जो भी बताया ये ऊपर ऊपर से बता दिया, बाकी का डिटेल्स में कि मतलब कौन क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है, ये सारा कुछ जो है डिटेल्स में आपको चैप्टर में मिलेगा। तो वो पढ़ करके जाना जरूरी है, क्योंकि आप डिटेल्स में उसको अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जो स्पॉन्सर है, जैसे कोई स्पॉन्सर कंपनी है, ठीक है, वही एक कंपनी बना करके और बोल देगा कि हम कस्टडियन बन जाते हैं, तो बनने देगा कि नहीं देगा? क्यों? क्योंकि सबको आप ही बोलते हैं, सबको इंडिविजुअल अलग मतलब होना चाहिए, मतलब कोई किसी के मतलब ये क्या बोलते हैं, ये ट्रस्टी अलग होना चाहिए, स्पॉन्सर अलग होना चाहिए। हाँ सही है, आप लोगों ने सही सुना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अगर किसी भी कस्टडियन कंपनी में 50% से ज़्यादा स्पॉन्सर्स वाले लोग दिखे, तो उसको जो है वो कस्टडियन बनने का अथॉरिटी सेबी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। वो जो बुक भेजे थे उसी में से पढ़ना है ना? हाँ, PDF भेजे थे उसी में से पढ़ना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो हर एक स्कीम का कॉमन ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो बोल रहा है कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कॉमन ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि इस स्कीम के अंडर जितने भी पैसे इकट्ठे किए गए हैं वो सारे पैसे BSE या NSE की जो टॉप 100 कंपनीज है उसी के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव डिफाइन है हर एक स्कीम्स का, ठीक है, और उसको प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। ये तो आपको मालूम है कि स्कीम्स किसे कहते हैं, ठीक है।
अब स्कीम्स कितने तरह के हो सकते हैं, शायद सुदीपा मैडम ने भी उस दिन आप लोगों को बताया था कि स्कीम्स जो है वो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो आप कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो सीधा सीधी हम ये समझते हैं कि अगर हमको बाजार से पैसा लेना है तो दो ही कंडीशन पे पैसा मिल सकता है। एक कंडीशन ये है कि भाई हमको मालिकाना दो हमारे अपने बिजनेस में, और दूसरा कंडीशन ये है कि भैया हमको मालिकाना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम हमको फिक्स रिटर्न दे देना। जब फिक्स रिटर्न देने की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो जहां पे भी बोरोइंग एंड लेंडिंग का कंसेप्ट है, मतलब उधार लेना और उधार देना, तो उसको हम लोग डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जहां पर हम हिस्सेदारी की बात करते हैं उसको हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दो तरह के ब्रॉडली मतलब कैपिटल मार्केट हुआ। अब चूंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मतलब उनको इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और डेट वाला जो रिटर्न मिल रहा है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब डेट का रिटर्न भी मैक्सिमाइज हो सके और इक्विटी का रिस्क भी कम किया जा सके। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसको कहा जाता है हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड। ठीक है, तो हाइब्रिड फंड में क्या है कि इक्विटी और डेट दोनों को मिला दिया जाता है। अब हाइब्रिड फंड की जो वेराइटीज होती है उसमें कितना परसेंट इक्विटी और कितना परसेंट डेट मिलाया गया है उसके बेसिस पर जो हाइब्रिड स्कीम्स होते हैं उसकी वेराइटीज अलग अलग हो सकती है। उसके बाद से एक स्कीम्स आता है जिसको हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है कि कितना में क्या मिलाओगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि मुझे रिटायर करना है, उसके रिटायरमेंट के लिए मैंने पैसा लगा रखा है, और किसी को मालूम है कि मुझे बच्चे के एडुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम्स होते हैं आइदर उसमें 2 या 3 तरह की कैटेगरीज एक साथ में होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक रिटायरमेंट फंड है तो उसी रिटायरमेंट फंड में एक इक्विटी का फंड है, एक हाइब्रिड का फंड है, एक डेट का फंड है। कोई चाइल्ड एडुकेशन का प्लान है तो उसमें जो है वो या तो सिर्फ वो हाइब्रिड वाला फंड है जिसमें कि इक्विटी और डेट जो है वो एक साथ में कर दिया गया, या फिर दो अलग अलग स्कीम्स रखा गया है, एक जो है वो एग्रेसिव इक्विटी वाला है और एक जो है वो हाइब्रिड वाला है। तो ये दोनों प्रोडक्ट एक स्कीम के अंदर बना दिए गए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट उसमें लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में है। ठीक है, जो इक्विटी स्कीम्स होते हैं वो मेनली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे जो इंडियन मार्केट में जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आपका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो आज अगर स्मॉल कैप है तो कल को बड़ी कंपनी बन सकती है। हर छोटी कंपनी स्टार्टिंग में छोटी ही रहती है लेकिन आगे भविष्य में जब वो प्रॉफिट करने लगती है, उसका बिजनेस बढ़ता है तो वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई होने का चांसेस रहता है। डेट स्कीम नॉर्मली जो है वो बॉन्ड में या फिर फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम होता है और यहाँ पे रिटर्न स्टेबल आते हैं। हाइब्रिड स्कीम में जैसा कि मैंने बताया कि दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि 3 एसेट क्लास, 4 एसेट क्लास को भी इसमें मिक्स किया जा सकता है। जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, उसके बाद से गोल्ड, सिल्वर, और इसके बाद से डेरिवेटिव्स को भी मिक्स किया जा सकता है। इस तरह से हाइब्रिड स्कीम बनता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में जो है रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड, लॉन्ग टर्म फोकस फंड, इस तरह के फंड्स आते हैं। अब आते हैं कि ओपन इंडेड स्कीम्स क्या होते हैं और क्लोज इंडेड स्कीम्स क्या होता है। ठीक है, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड को आप इस तरह से समझिए कि एक पाइप है। पाइप में क्या है कि इधर से आप पानी डालेंगे तो इधर निकल जाएगा, इधर से कोई आप उसके अंदर कोई माने रॉड डालेंगे तो इस तरफ से निकल जाएगा, मतलब आ भी सकता है और दूसरी तरफ से जा भी सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि उस पाइप का एक छोर जो है वो बंद कर दिया गया है, मतलब आने वाला रास्ता है लेकिन निकलने वाला रास्ता नहीं है। तो इस तरह के स्कीम्स को क्लोज्ड इंडेड फंड कहते हैं।
तो जो ओपन एंडेड फंड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि जब वो न्यू फंड ऑफर में आते हैं तो उनका 10 रुपए का एनएवी में उनका लिस्टिंग होता है, और लिस्टिंग होने के बाद से उसमें बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, उसके बाद से उसमें निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो क्लोज इंडेड फंड होते हैं वो उनका एक एनएफओ का पीरियड होता है कि जब वो न्यू फंड ऑफर के तौर पर 10 या 15 दिन के लिए आते हैं, उस दौरान जो पैसा उनमें इन्वेस्ट कर दिया गया वो कर दिया गया। उसके बाद से उसमें फर्दर पैसा आप डाल नहीं पाएंगे, और निकालने की भी जो है वो उसमें गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि वो क्लोज्ड इंडेड है। एक बार एनएफओ में पैसा कलेक्ट कर लिया तो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद से आप उसको पैसा निकाल नहीं सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का एक फंड आता है जिसको हम लोग इंटरवल फंड बोलते हैं। इंटरवल फंड में क्या होता है कि आप एक बार में पैसा डाल तो दिए, लेकिन उसका एक डेट स्टिपुलेटेड रहता है कि मंथ के बिगिनिंग में इस तारीख को, मतलब 7 या 8 तारीख का जो डेट आएगा उस 2 दिन 3 दिन के लिए वो खुलता है, उस दौरान आप उसमें से रिडीम कर सकते हैं। लेकिन बाकी के दिनों में आप उसमें रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो ओपन एंडेड फंड में लिक्विडिटी रहती है कि कभी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में क्या है कि आपका फिक्स्ड टेन्योर रहता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी रहती है। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। अच्छा, ये ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन ओपन एंडेड फंड में भी हो सकता है, क्लोज एंडेड फंड में भी हो सकता है। ठीक है, ग्रोथ ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर्स है जिसको कि पैसा रेगुलर बेसिस पर नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्रोथ वाला ऑप्शन चूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और उस स्कीम का एनएवी में ऐड होता जाएगा और उसका एनएवी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो डिविडेंड वाला स्कीम होता है, अभी डिविडेंड स्कीम का नाम आईडीसीडब्ल्यू, हाँ, तो आईडीसीडब्ल्यू में क्या है कि आपका जो ग्रोथ है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको डिविडेंड के तौर पर पे आउट कर दिया जाता है, और उसका एनएवी जितना रुपया उसमें से पे आउट कर दिया जाता है उससे माइनस हो जाता है। आई होप कि आप लोग एनएवी का मतलब समझ रहे होंगे कि नेट एसेट वैल्यू, मतलब आप जो भी पैसा देते हैं और जब स्कीम में लगाया जाता है तो उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इनिशियली जो भी इक्विटी या हाइब्रिड वाले स्कीम्स होते हैं उसका एनएवी 10 रुपया का फेस वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो सपोज अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 10 रुपया का इनिशियल एनएवी, वो आपको 10,000 यूनिट्स एलोकेट कर दिया जाएगा विथ एनएवी ऑफ 10 रुपीज। अब जैसे ही वो एनएफओ के बाद से फंड लिस्टिंग में आता है उस दिन से उसका एनएवी ऊपर या नीचे आने जाने लगता है, माने उसमें फ्लक्चुएशन होने लगता है जब वो मार्केट में लिस्टेड हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक नदी अपने धारा में बह रही है तो उसमें उतना ज्यादा उसका ड्यू नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही नदी को समुद्र से जोड़ दिया जाता है तो समुद्र का जो ज्वार भाटा है उसमें आने लगता है, उसका पानी बढ़ना और उतरना समुद्र के ज्वार भाटे के हिसाब से होने लगता है। जैसे कि कोलकाता में जो हमारी हुगली नदी है उसमें आप देखेंगे कि कभी उसका धारा जो है वो विपरीत की तरफ बहने लगता है, कभी माने पूरब से पश्चिम तो कभी पश्चिम से पूरब बहती है। ठीक है, ये तभी माने उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, जो भी जहां पर उसका जिस तरह का डायरेक्शन है उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। वो इस वजह से होता है कि जब समुद्र में ज्वार होता है तो समुद्र का पानी हुगली नदी में भीतर की तरफ आने लगता है, और जब भाटा होता है तो नदी का पानी समुद्र में जाने लगता है। तो वह चीज जब कोई भी एनएफओ मार्केट में लिस्टिंग होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो समुद्र के साथ में जुड़ गया, बाजार के साथ में जुड़ गया, और बाजार के साथ में जब जुड़ गया तो उसमें समुद्र के हिसाब से उतार चढ़ाव आने लगता है, यानी उसका एनएवी जो है वो घटने बढ़ने लगता है। और जिसको बढ़ता हुआ एनएवी चाहिए वो ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करता है, जिसको चाहिए कि हमको रेगुलर बेसिस पर मेरा प्रॉफिट का पैसा वापस मिलता रहे वो
IDCW वाला ऑप्शन चूज करता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑप्शन में आपको पे आउट नहीं मिलता है, उसमें आपका बेनिफिट जो है वो कंपाउंडिंग होते रहता है। IDCW ऑप्शन में क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है और रेगुलर आपको पे आउट मिलता रहता है। ठीक है, इसमें कोई गारंटीड नहीं रहता है कि आपको हर साल या हर क्वार्टर में आपको इतना फिक्स्ड डिविडेंड दिया ही जाएगा। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू का कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो फंड मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो भी सेबी डिसाइड करता है कि आप एनुअली जो फंड का मैनेजमेंट फीस है वो कितना रुपया चार्ज कर सकते हैं। इसको हम लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह के चार्जेस जो है नॉर्मली एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज कर सकती है। कुछ स्कीम्स ऐसे हुआ करते थे जिसमें कि अर्ली एग्जिट का, जैसे पहले एंट्री लोड भी हुआ करता था कि आप स्कीम में इंटर करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट उसमें से काट करके उसके बाद से वो फंड जो है वो एलोकेट होता था। जबकि अब ये एंट्री लोड का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। किसी भी स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं रहता है, सिर्फ एग्जिट लोड रहता है। और वो भी कि अगर आप साल भर के भीतर, नॉर्मली इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम्स है उसमें साल भर के भीतर अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड होता है, किसी किसी में उससे भी कम है, किसी किसी में हो सकता है कि 3 महीने के लिए भी एग्जिट लोड रहता है, उसके बाद से वो एग्जिट लोड फ्री होता है। ठीक है, तो ये ऐसा किया जाता है कि इससे जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ये परसीव किया जाता है कि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है, तो आप 1 साल के भीतर उसमें से एग्जिट कर जाते हैं तो आपका ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप एग्जिट ना करें, इसको डिस्करेज करने के लिए एग्जिट लोड का ऑप्शन रखा जाता है। आप जब भी कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रिस्कोमीटर उसमें रहता है जो बताता है कि इस स्कीम में रिस्क किस तरह का है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ये स्क्रीन, यहां पर देखिए। जो स्कीम जिस कैटेगरी में रहेगा, अगर कोई कुछ भी नहीं समझता है एक इन्वेस्टर, तो ये रिस्कोमीटर देख करके वो समझ जाएगा कि मैं जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेटली हाई रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। नॉर्मली जो स्मॉल कैप या फिर जो थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड होते हैं वो वेरी हाई रिस्क फंड में पड़ते हैं। लो रिस्क में आप देखेंगे कि जो डेट वाले फंड्स होते हैं वो लो रिस्क में दिखाया जाता है। तो ये भी सेबी का गाइडलाइन है कि आप कोई भी स्कीम का जो मतलब मैंने फैक्ट शीट दे रहे हैं या फिर आप कोई भी मतलब कीम है या फिर मतलब जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आप अपने स्कीम का रिस्कोमीटर जरूर दें। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए सेबी ने अपने तरफ से मैंने इन्वेस्टर्स का कोई मिससेल ना कर सके, मिसगाइड ना कर सके, उसके लिए कितना कुछ सेबी ने कर रखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसा कि रिस्कोमीटर में देखा कि ये दिखाया गया है कि कौन सा स्कीम्स हाई रिस्क की है, लो रिस्क की है, ये सब चीज बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, स्कीम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, SID, कीम, SIA, SAI, हाँ, जनरल इन्फो जो है वो SI में मिलता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि यह स्कीम कैसा होगा, इस AMC के जो फंड मैनेजर हैं वो कैसे हैं, ये AMC कैसी है, मतलब आप कोई भी जो स्कीम मार्केट में आती है उसका प्रोस्पेक्टस बना करके आपको सेबी के पास में देना होता है। सेबी जब उसको थॉरली चेक करती है, उसको अप्रूव करती है, तभी कोई स्कीम मार्केट में आता है। उसके बाद से उसमें सारा डिटेल्स जो है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद से एक छोटा सा इसी का एब्रिविएटेड वर्जन होता है, उसको बोला जाता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कीम। ठीक है, तो इसमें जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसका समरी होता है। फिर उसके बाद से एक और डॉक्यूमेंट आता है, उसको बोला जाता है SAI। ठीक है, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ रहता है। तो ये सारा डिटेल्स जो है वो आपका इसमें दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे भी क्वेश्चंस आता है कि कीम में क्या रहता है,
और इसमें क्या रहता है, इसको कितने दिन पर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद से इसमें ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ सकता है कि कौन सा जो है इंफॉर्मेशन आपको स्कीम में देना जरूरी है, कौन सा इंफॉर्मेशन एसआईडी में देना जरूरी है, और स्कीम के अंदर क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस आए तो उसको कितना दिन में आपको उसमें इंटीग्रेट करना जरूरी होता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए चैप्टर को पढ़ना जरूरी है डिटेल्स में। ठीक है, मंथली होल्डिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आपको ये सारा चीज जो है वो एसआईडी में देना जरूरी होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग, टाइम होराइजन, ये सारा कुछ। टैक्सेशन के बेसिक्स, इक्विटी वर्सेस डेट, होल्डिंग पीरियड मैटर्स। टैक्सेशन के लिए क्या होता है कि जैसे स्कीम्स का जो टैक्सेशन होता है वो उसके टाइम होराइजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई इक्विटी स्कीम्स है और उसमें किसी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या बोलता है कि अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा किसी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो 1 साल के अंदर टैक्स होगा उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये बोलता है कि अगर साल में आपने 1.25 लाख रुपए तक का कोई कैपिटल गेन किया है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा का अगर आपका कैपिटल गेन है 1 साल के बाद तो उसमें आपको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डेट के सिनेरियो में कुछ अलग ही स्कीम है। डेट के सिनेरियो में ऐसा है कि आपका जो भी कैपिटल गेन होता है वो आपका टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है और उसके बेसिस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्सेशन वाला पोर्शन हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, उस समय में हम लोग इसको थोरली देख लेंगे कि और क्या क्या टैक्स के एस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड्स में देने पड़ते हैं, जैसे एसटीटी है और कहाँ पे कितना % लगता है, वो सारा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी चेंजेस वगैरह हुआ तो उसको एसआई में अपडेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम जो है वो माने 8-10 नंबर का तो जरूर आता है, एसएआई, कीम और एसआईडी से रिलेटेड। ठीक है, डेली एनएबी से रिलेटेड भी आता है, डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, हम मोटा मोटी तौर से आपको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो TER जिसको बोला जाता है वो सेबी ने डिसाइड करके रखा है कि तुम कितना एक्सपेंस चार्ज कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रिस्कोमीटर यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है, आप लोगों का ये स्टडी मटेरियल जो है वो काफ़ी अपडेटेड है। इसमें जैसे कि पहले SID से मैंने ये SIF से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं था, लेकिन जब से बाजार में SIF आया है तो इसमें SIF से रिलेटेड भी कंटेंट डाला गया है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, जहाँ पर कि मिनिमम टिकट साइज जो है वो 10 लाख रुपए का है। और SIF के जो स्कीम्स है उसके बारे में भी इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि SIF से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट कंटेंट है। इसके पहले SIF बाजार में नहीं था। इस साल जनवरी पिछले साल अक्टूबर से SIF जो है वो बाजार में लॉन्च हुआ है। ठीक है, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसका क्या मतलब है, ये कहां पे लिखा हुआ मिलता है आपको? Which document does this line refer? Scheme information document and audited balance sheet of asset management company, या फिर SID, Scheme Information Document and Statement of Additional Information। इसको पढ़ने के लिए बोला जाता है। आप लोग अक्सर ये देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स का एडवर्टीजमेंट जहां पर भी दिया जाता है वहां पर ये बात जरूर मेंशन किया जाता है। Which of the following statement is true with respect to Scheme Information Document? SID से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है?
These documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Funds in India as part of AMFI's Code of Conduct. ये सही है क्या? एमफी के गाइडलाइन के हिसाब से एसआईडी नहीं बनता है, एसआईडी बनता है सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है? These documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Funds in India as part of AMFI's Best Practices Circular. फिर सेम चीज बोल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Each asset management company is free to prepare these documents in the format they desire. उनकी जैसी मर्जी हो वैसा वो बना करके दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एक कॉमन फॉर्मेट है सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ, उसको फॉलो करना होगा. उसको नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे ऊपर फाइन हो सकती है. हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट्स इज अपडेटेड? एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 months. साल में 2 बार तो करना जरूरी है, ठीक है ना? जो भी सर्कुलर चेंजेस वगैरह आता है सेबी का, उसको उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है स्कीम में, ठीक है? द एनएबी ऑफ स्कीम इज डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ एएमसी. हर एक एएमसी के वेबसाइट पे ये पब्लिश होता है. इसके अलावे एमफी के वेबसाइट पर भी एनएबी पब्लिश होता है. ये आप लोग याद रखिएगा. यहाँ पर अगर एमफी लिखा हुआ रहता तो एमफी भी हम लोग सेलेक्ट करते, लेकिन यहां पर आरबीआई लिखा हुआ है इसीलिए सिर्फ एएमसी सिलेक्ट करेंगे. आई बात समझ में? नेट एसेट वैल्यू जो है वो रात को 8 बजे हर एक एएमसी अपना वेबसाइट पे और एमफी के वेबसाइट पे पब्लिश करती है. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट? फंड फैक्ट शीट. फैक्ट शीट जो एएमसी अपने तरफ से मैंने पब्लिश करती है वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है. फंड फैक्ट शीट एएमसी अपने हिसाब से प्रोड्यूस करती है ताकि इन्वेस्टर्स को वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीजों को दिखा सके, इसलिए अपने तरफ से ये करती है, ठीक है? आप लोगों को फंड फैक्ट शीट का भी एक स्पेसिमेन और फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये आपको प्रियंका ने पढ़ा दिया है. तो आज जो चैप्टर मैंने पढ़ाया इसके साथ में ऑलमोस्ट 74% कंटेंट को हमने कवर कर लिया है, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, इसका क्वेश्चन बैंक आपको इसे जितना भी एग्जाम हुआ अभी तक एनएमसी जो एग्जाम दिया है अभी तक इसका कोई क्वेश्चन बैंक नहीं आता जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पहले एग्जाम. ऐसा है कि और एक दिन का क्लास करने के बाद से आप लोगों को हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेशन के लिए बैठा आपका, तो आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए. और दुर्गेश जी, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको सिर्फ पढ़ने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको पढ़ना है पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से. समझ गए, ठीक है ना? आपको पढ़ाना भी है, ठीक है? आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग. ऋषि, कुछ है? अच्छा, 2-3 बार देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? तो हम लोग कॉल को एंड कर रहे हैं, ठीक है?